वर्क डन इन टेकिंग ए इलेक्ट्रॉन अराउंड ए प्रोटॉन इन ए सर्कुलर लूप इज जीरो। शुड ए प्रोटॉन नेसेसरली बी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा समझिए क्यों। जैसे मान लिया प्रोटॉन, मान लिया यहाँ रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर लूप में घूम रहा है, और ये मान लिया इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर लूप है, ठीक है। प्रोटॉन उसके बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है। इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ से चल रहा है, माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, और इस तरह से घूम के ये वापस वहीं आ जा रहा है। तो इसका जो वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो डेफिनेटली जीरो होगा। क्यों जीरो होगा वो समझिए। वो इसलिए जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। जिस पॉइंट से चले अगर आप घूम फिर के कैसे भी किसी भी पाथ से घूम फिर के उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डेफिनेटली क्या होता है? जीरो होता है। तो प्रोटॉन आपका सेंटर में है नहीं है, कहाँ है, प्रोटॉन है और चार्जेस हैं, किसी भी तरह का अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्टेशनरी चार्जेस ने डेवलप किया है, ठीक, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होगा। तो उसमें अगर कोई भी चार्ज क्लोज पाथ में घूम रहा है तो उस पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो क्या ऐसा जरूरी है कि प्रोटॉन उसके सेंटर हो? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोटॉन मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट। अब हम आते हैं सेकंड पे। While defining the geostatic potential, while defining the electrostatic potential energy, why do we bring a unit positive charge from infinity? तो इसमें दो वजह हैं। पहली बात, इन्फिनिटी से हम इसलिए लेके आते हैं क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम मानते हैं जीरो। इन्फिनिटी आपका रेफरेंस है, ठीक है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? जीरो। इसलिए हम उसको कहाँ से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से, ठीक। और पॉजिटिव यूनिट चार्ज क्यों लेके आते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल नहीं कहना चाहिए मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, एनर्जी काट दीजिए वहां से, पोटेंशियल करिए। अभी क्वेश्चन परफेक्ट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेरी स्लोली। तो उसमें हर चीज का अपना मतलब है। डेफिनेशन में है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसलिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इन्फिनिटी से क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि इन्फिनिटी हम मानते हैं रेफरेंस। वेरी स्लोली क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप तेज लेके आओगे तो जो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक में भी चला जाएगा, पोटेंशियल में भी आ जाएगा। हमें जबकि चाहिए सिर्फ पोटेंशियल में, तो काइनेटिक में हम नहीं चाहते कि काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का कोई भी वर्क डन ले जाए, तो हम कैसे लेके आएंगे उसको? वेरी स्लोली। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। What is the work done in moving a test charge through a distance 1 centimeter along the equatorial axis of electric dipole? अब जरा समझिए, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, मान लिया यहाँ चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ चार्ज आपका प्लस क्यू है, ये एक्सियल एक्सिस है इसकी, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है। इक्वेटोरियल जो पोजीशन है, इक्वेटोरियल जो लाइन है, इक्वेटोरियल जो प्लेन है, वो जीरो पोटेंशियल प्लेन है, जीरो पोटेंशियल सरफेस, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर मूव भी करा रहे हो किसी भी चार्ज, मान लिया कोई चार्ज है आपका क्यू नॉट, और उसको आप कहीं मूव करा रहे हो, तो जो वर्क डन होता है वो होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब आप मूव करा रहे हो इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आएगा आपका? जीरो। सो योर आंसर इज जीरो। अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ समझिए जरा क्या है। Why is electrostatic potential constant throughout? Why is electrostatic potential is constant throughout the volume of a conductor and has the same value inside as on its surface? ठीक, थोड़ा सा करेक्शन है। Why is electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface? ढंग से समझिए क्या है इसमें। जैसे मान लिया कंडक्टर है, जरूरी नहीं स्फेरिकल हो, कैसा भी हो सकता है। तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी आप अंदर किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराओगे तो वर्क डन जीरो होगा। इसका मतलब अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अंदर किसी भी पॉइंट को आप पकड़ोगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और वो पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस का पोटेंशियल होता है। क्योंकि अगर आप इन्फानाइट से किसी ऑब्जेक्ट, किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आओगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा।
अब जब आप अंदर मूव कराओगे तो अंदर तो कोई एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं पड़ रहा है, तो अगर नेट वर्क डन पूछा जाएगा तो वही तो आएगा जो सरफेस तक का वर्क डन है, यानी जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि जो भी वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को वो सरफेस तक लाने में करना पड़ रहा है और वो सरफेस का पोटेंशियल होगा। अंदर मूव कराने में कोई एडिशनल वर्क नहीं है, इसीलिए अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल भी वही होगा जो कि सरफेस का पोटेंशियल होगा। ठीक है, अंदर पोटेंशियल सब जगह सेम इसलिए है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, वर्क डन जीरो होगा, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। A and B are two conducting sphere of same radius, A being solid and B being hollow. Both are charged to the same potential. What will the relation between charges on the two sphere? अब दोनों कंडक्टिंग स्फीयर हैं तो अंदर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है, चाहे वो स्फीयर सॉलिड हो या फिर वो स्फीयर आपका हॉलो हो। तो दोनों का सेम रेडियस है, दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज किया है, अंदर चार्ज होता नहीं तो हॉलो और सॉलिड में कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो दोनों पे जो चार्ज होगा वो भी सेम होगा, तो QA इज इक्वल टू QB। तो फिफ्थ का आंसर आपका बनेगा QA इज इक्वल टू QB। सिक्स्थ, फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्टिफाई। ठीक है, कह रहे हैं कैसा भी कॉन्फिगरेशन हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो आप, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मल बनाती हैं। नॉर्मल क्यों बनाती हैं वो समझिए। देखिए, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मैं आपसे कहता हूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने का वर्क डन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो वर्क डन होगा ए से बी जाने का, मान लिया आप क्यू नॉट चार्ज को मूव करा रहे हो, तो ए से बी जाने का जो वर्क डन होगा वो होगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इनटू जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो। अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा, जीरो, तो वर्क डन जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा जीरो। अब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोचो, तो वर्क डन तो जीरो तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब पार्टिकल मूव कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो ये बनेगी डिस्प्लेसमेंट की लाइन, ये बनेगी लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जो भी फोर्स होना चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो वही जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से वो हमेशा नॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कराने का वर्क डन जीरो होना चाहिए, और वर्क डन तब जीरो होगा जब फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स तब परपेंडिकुलर होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। What is the geometrical shape of equipotential surface due to single isolated charge? सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, बना लेते हैं, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है और इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होगी, तो क्यू चार्ज की वजह से जो आर डिस्टेंस का पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इधर भी पोटेंशियल वही होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इधर भी पोटेंशियल वही होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इधर भी पोटेंशियल वही होगा, तो जो पोटेंशियल की सरफेस बनेगी वो आपकी आ जाएगी स्फेरिकल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगे, इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगे। तो कैसी बनेंगी उसकी सरफेस, स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ज्योमेट्रिकल शेप पूछ रहे हैं कैसी होगी, तो वो स्फेरिकल होगी एंड चार्ज इज एट द सेंटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाई इज देयर नो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द अदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों नहीं वर्क डन होता, वर्क डन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए चार्ज क्यू नॉट। अब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा आपका, जीरो। क्लियर। कैन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों, मान लिया एक सरफेस ये 10 वोल्ट की सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये 30 वोल्ट की है, तो जब ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इस पॉइंट का पोटेंशियल फिर क्या होगा, 10 वोल्ट की 30 वोल्ट, तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सरफेस कहेगी इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होना है और दूसरी सरफेस कहेगी इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट होना है, तो जो डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती। अगला, कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोशिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एज शोन। Q -4Q और +2Q, ये 3 चार्ज दिए हैं
और जो साइड दी है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी है। इसको डिसोशिएट करने के लिए पूछ रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, डिसोशिएट करने का मतलब है कि इसको भी इन्फिनाइट पे पहुंचा दो, इसको भी इन्फिनाइट पे पहुंचा दो, इसको भी इन्फिनाइट पे पहुंचा दो, यानी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कर दो 0। ठीक, अब सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे अभी, और जो वर्क डन होगा वो होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल हम निकालते हैं। ठीक है, तो जरा मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये जाएगी के, एक Q है एक -4Q है, तो इसकी हो जाएगी Q इंटू -4Q। यहाँ प्लस और माइनस हमेशा डालने होते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें माइनस का मतलब डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। अपॉन 0.1 मीटर, ये हो गई इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बनाएंगे इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आएगी, प्लस के क्यू इंटू 2Q अपॉन 0.1। अब हम बनाएंगे इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी हो जाएगी वो, प्लस के -4Q इंटू 2Q अपॉन 0.1। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि के क्यू स्क्वायर अपॉन 0.1 तो आ जाएगा आपका कॉमन। तो अंदर क्या बचने वाला है, तो पहले में बचने वाला है -4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -8। तो ये हो गया -4 + 2 -8, सो इट इज -10। तो -10, 0.1 है तो 100 हो जाएगा। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और जो Q है वो आपको क्वेश्चन में दिया है 1.6 × 10⁻⁻10। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.6 × 1.6 और 10⁻⁻10 का स्क्वायर करेंगे तो -20। इतने जूल हो जाएगी आपके सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल कितनी थी, 0, फाइनल 0 माइनस इनिशियल, तो ये माइनस पूरी वैल्यू डालेंगे तो वही आपका वर्क डन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट, नंबरिंग मैं भूल गया हूं। ठीक है, जो भी था, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलाम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो आपको चार्ज दिया, डिस्टेंस दिया, पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R। सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगला, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इन्फिनिटी से पॉइंट P का वर्क डन पूछ रहे हैं, तो जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो Q0, और कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक, तो ये बनेगा उस पॉइंट P का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है आपका 0। तो ये आपका हो जाएगा Q0 और उस पॉइंट का पोटेंशियल था KQ/R। सारी वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यू डालिए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 point charges +10 microcoulomb and -10 microcoulomb are separated by a distance of 40 centimeter in air. Calculate the electrostatic potential energy of the system assuming the zero of the potential energy to be infinity। तो वो तो हम वैसे भी मानते हैं, इन्फिनिटी को ही हम 0 मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है K Q1 Q2 अपॉन R। K कितना है, 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है, +10 माइक्रोकूलम -6, Q2 कितना है, -10 माइक्रोकूलम, तो -10 × 10⁻⁶। इसमें प्लस माइनस डालते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस से 40 सेंटीमीटर यानी 0.4। सारी वैल्यू आपने डाली दी, अब इसको सॉल्व कर लेना है और आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, पॉजिटिव नहीं आएगी। वो कैसे आएगी, नेगेटिव। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 आपको दिया और Q2 आपको दिया, कितने से डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, 60 सेंटीमीटर पे। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज Q1 वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। पूछ रहे हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ड्रॉ कर लेते हैं। एक चार्ज है Q1, ठीक है, कितना है, Q1 की वैल्यू हम जब जरूरत पड़ेगी तब डालेंगे, 10⁻⁷ कूलाम। 10 × 10⁻⁸ है ना, तो 10⁻⁷ कूलाम। दूसरा चार्ज है आपका Q2, Q2 कितना है, तो वो है -2 × 10⁻⁸ कूलाम, और 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 0.6 मीटर की डिस्टेंस है। पूछ रहे हैं Q1 से कितना दूर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो मान लिया Q1 से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 हो गया, और ये डिस्टेंस बनेगी 0.6 - x। अब 0 पोटेंशियल निकालेंगे, 0 कर देंगे। Q1 चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, Q2 चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। एक पोटेंशियल पॉजिटिव है, एक पोटेंशियल नेगेटिव है, दोनों का सम 0 हो जाना चाहिए क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज है। तो हम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा,
के Q1 की वैल्यू है 10⁻⁻7 अपॉन x, पॉजिटिव पोटेंशियल। निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8, ये जो -2 है वही मैंने डाला इसलिए बाहर माइनस आ गया, अपॉन ये है 0.6 माइनस एक्स, और इनका सम ये कितना होना चाहिए 0। तो k कॉमन लेके 0 में चला गया, 10⁻⁻7 कॉमन लेके 0 में भेजेंगे तो यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा। तो ये आपका आ गया 1/x इज इक्वल टू 1/10 इंटू 0.6 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स। तो 11x इज इक्वल टू 6, तो x आपका आ गया 6/11। ठीक, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 0.54 मीटर्स। ठीक, 0.54 मीटर्स, ये आपकी डिस्टेंस मिल जाएगी जहां पे पोटेंशियल क्या होगा 0। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं तो बहुत ही आसान है, के Q1 Q2 अपॉन आर, के है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है आपका 10⁻⁷, Q2 है आपका -2 इंटू 10⁻⁸, अपॉन डिस्टेंस कितनी है तो वो दी आपको 0.6। सारी वैल्यू डाल दी हमने, सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। क्लियर।